एनकाउंटर फेक है या रियल, इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। जहां एक तरफ सवाल उठता है कि आत्म सुरक्षा में यदि पुलिस ने गोली चला दी तो यह अधिकार उसे होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी को अपराधी घोषित किए हुए उसे सजा देना यह भी उचित नहीं है। एक तरफ सोसाइटी का मानना यह है कि तारीख पे तारीख कल्चर की वजह से न्याय मिलने में इतना समय हो जाता है कि कई बार विक्टिम और विक्टिम के घर वाले उस कानूनी लड़ाई को जारी रखने में सक्षम नहीं रह पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहीं किसी इनोसेंट का अपने पर्सनल गेन की वजह से तो मर्डर नहीं कर दिया गया है एनकाउंटर के नाम पर, ये भला कैसे जाना जाएगा। और ये सवाल हाल ही में हुई घटना की वजह से पूरे देश के द्वारा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर भारत के अंदर एनकाउंटर्स को लेकर कानून क्या कहता है। हम ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न केसेस में किस तरह के निर्णय दिए गए हैं, साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो, जो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे पाएगी ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो मामला क्या था, अभी आपको पता है कि अतीक अहमद जो कि एक गैंगस्टर कम पॉलिटिशियन थे, उनका जो बेटा था उसका स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा एक एनकाउंटर कर दिया गया। दरअसल उमेश पाल एक एडवोकेट जो किसी दूसरे मामले के विटनेस थे, उनके मर्डर केस में जो है उनके बेटे जो थे उनको जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद से आप देखिए लगातार न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, न्यूज़ पर डिबेट चल रही होगी कि ये जो एनकाउंटर का कल्चर है इसको लेकर सोसाइटी के अंदर इतनी एक्सेप्टेंस क्यों होते जा रही है, या फिर इस एनकाउंटर को लेकर ये कैसे पता चले कि आत्मरक्षा के लिए या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस के द्वारा उठाया गया कदम था या फिर एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मामला यहाँ पर बनता है। जैसे आप देख पाएंगे न्यूज़पेपर में एक सीधा सीधा सवाल आया है, एनकाउंटर और मर्डर, व्हाट्स द ट्रुथ बिहाइंड द किलिंग ऑफ आतिक अहमद सन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्वे हुआ था जिसमें लोगों से ये पूछा गया था कि आप कितना एग्री करते हो कि दरअसल जो पुलिस एक तरीके से वायलेंट है क्राइम्स के या क्रिमिनल्स के प्रति, तो ये कितना ठीक है। आप देखेंगे फुल्ली एग्री किया था 21% लोगों ने, समवॉट एग्री 29% थे, समवॉट डिसएग्री 20% थे, देन सो ऑन। यानी कि अगर आप ये देखेंगे कि एग्री जो लोग थे उनकी जनसंख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। दरअसल जब आपका न्याय का सिस्टम इस तरीके से काम करता हो कि किसी मामले में फैसला आने तक कई बार विक्टिम की ही हत्या हो जाती है, गवाहों की हत्या हो जाती है, और जो विक्टिम की फैमिली होती है कहीं ना कहीं कानूनी लड़ाई करते करते थक जाती है, तो ये सवाल उठता ही है कि फिर अपराधियों के अंदर डर कैसे पैदा हो। जैसे एक रेप केस के अंदर 4 अभियुक्तों का जो एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया था, वहां पर सोसाइटी ने उनको हीरो के रूप में सेलिब्रेट किया था, सिर्फ इसीलिए कि रेप केस के मामलों पर फैसला आने में इतना समय बीत जाता है कि विक्टिम के लिए उस न्याय का मतलब नहीं रह जाता। ये एक बहुत बड़ा कारण है त्वरित न्याय का ना मिलना कि सोसाइटी के अंदर एनकाउंटर्स को लेकर स्वीकृति आपको देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, यदि किसी इनोसेंट व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया गया है, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, कल को वो कोई भी हो सकता है, तो कैसे पता चले कि ये एक मर्डर था या फिर एनकाउंटर था। आखिर भारत का कानून इसके बारे में क्या कहता है। सर्वे में हमने देखा कि हाँ, ऐसा एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर एक एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं, बट भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और एक कविता मैंने बहुत पहले पढ़ी थी जिसमें ये मैंने पढ़ा था कि आज वो उनको लेने आए थे मैं चुप रहा, कल वो दूसरों को लेने आए मैं तब भी चुप रहा, और आज वो मुझे लेने आए हैं और मुझे बचाने के लिए कोई नहीं है। तो यदि हम आज सवाल नहीं उठाएंगे, अगर हम आज जवाब नहीं मांगेंगे, तो कल वो हम भी हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि देखिए कैसे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया था कि यूपी हैज एनकाउंटर राज कम होम, और दूसरा एक आर्टिकल आया था कि 1 क्रिमिनल किल्ड एवरी 10th डे इन एनकाउंटर इन द लास्ट 4 ईयर। ये तो 2021 का आर्टिकल है।
तो यहाँ पर देखिए कि दरअसल कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ एनकाउंटर को लेकर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, दूसरी तरफ आप ये भी तो देखिए कि भारत के अंदर क्राइम रेट किस तरीके से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कन्विक्शन का आप रेट देखेंगे तो वो कम है। अदालतों पर इतना ज़्यादा बोझ है कि 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं एक कानूनी लड़ाई लड़ते हुए, तब भी न्याय नहीं मिल पाता। और जब पावर और मनी इन्वॉल्व हो तब तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। यदि 2016 की बात करें तो कुल 12,317 मामले जो है रजिस्टर किए गए थे, जबकि 2020 का डाटा बताता है कि ये 50,000 से ज्यादा पहुंच चुका था। क्राइम रेट की अगर हम बात करें तो जहां 2017 में ये केवल 1.7% था, तो ये दरअसल 2020 में 3.7% था। दिल्ली का अगर आप डाटा देखेंगे तो 18 के बजाय 19 में आपको जो क्राइम रेट है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। महिलाओं के प्रति जो अधिकार, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, माफ कीजिएगा, बच्चों के प्रति जो अपराध है, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा ये दिखाता है कि वो लगातार बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। तो अब ये उठता है सवाल कि यदि क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो उन क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए, क्रिमिनल्स के अंदर एक डर पैदा करने के लिए हम कहाँ पर फेल हो रहे हैं कि जो एक एनकाउंटर का कल्चर डेवलप हो रहा है। देखते हैं कि क्या भारत में कोई एक ऐसा कानून है जो एनकाउंटर को परिभाषित करता है, या फिर कोई ऐसे कानून है जो एनकाउंटर को लेकर चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। आइए समझते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगी, यदि आप एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियो में मुझे लाइव जो है देखना चाहते हैं तो 8:30 बजे रोजाना मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम इसी तरह के मुद्दों को लेकर एक डिटेल डिस्कशन करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही अगर आप किसी भी इश्यू पर अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अपनी वीडियो के लिंक शेयर करती हूँ, उसके अलावा पीडीएफ शेयर करती हूँ जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। बात करते हैं एनकाउंटर किलिंग इन इंडिया। तो देखिए भारत में कोई एक ऐसा इकलौता लॉ तो नहीं है जहाँ पे इस वर्ड को परिभाषित किया गया हो, यानी कि जो मुठभेड़ में हत्या हो जाती है इसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। अगर बात की जाए एनकाउंटर क्या लीगल है या इलीगल है, तो इसको लेकर भी ग्रे एरिया आपको देखने को मिलता है। दरअसल एनकाउंटर या एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग होती है, इसका मतलब यह होता है कि फोर्स का यूज करके जो है पुलिस ने किसी क्रिमिनल को मार गिराया है और विदाउट एनी ट्रायल। आपका जो संविधान है दरअसल वो आपको एक फ्री एंड फेयर जो है क्रिमिनल ट्रायल की एक अधिकार देता है, और अगर कोर्ट के द्वारा ही आपको अभियुक्त ठहराया जाता है तो ही आप सजा के पात्र होते हो। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है आपके पास। तो एनकाउंटर के बारे में बात कर रहे थे। देखिए एनकाउंटर दरअसल एक वैसी सिचुएशन को रेफर करने के लिए बोला जाता है जहां पर पुलिस ने या तो अपने सेल्फ डिफेंस में ये कदम उठाया था, या फिर कोई व्यक्ति जिसे मौत की सजा या दरअसल उम्र कैद की सजा हो चुकी थी और उसको गिरफ्तार जो है करना था, तो अगर उसकी गिरफ्तारी में कोई इंजरी पुलिस के द्वारा कर दी जाती है या अगर डेथ भी हो जाती है क्रिमिनल की, तो भी जो है एनकाउंटर को यहाँ पर आप कह सकते हैं अपवाद के रूप में सही माना गया है। यानी कि दो केस सिर्फ ऐसे बनते हैं। आईपीसी जो आपका कानून है, इंडियन पीनल कोड, जिसमें यह बताया गया है यदि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए कदम उठाया है, या फिर यदि किसी अभियुक्त को जिसको उम्र कैद की या फिर फांसी की सजा थी उसको पकड़ने के लिए जो है पुलिस ने कदम उठाया, कोई सरेंडर करने से मना कर रहा था या पुलिस के ऊपर हमला कर रहा था, तो भी जो है यहाँ पर एनकाउंटर को एक अपवाद के तौर पर मान्यता दी हुई है। लेकिन डाटा की बात करते हैं। दरअसल आरटीआई एक फाइल हुई थी, उस आरटीआई की मदद से ये पता चला हमारे एनएचआरसी ने जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डाटा से कि दरअसल 1782 फेक एनकाउंटर केस रजिस्टर हुए हैं 2000 से लेकर 2017 के बीच में। फेक एनकाउंटर वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए कई बार क्या होता है कि पुलिस के द्वारा अपने पर्सनल गेन के लिए, क्योंकि अवार्ड मिलता है, एक प्रेज मिलती है, मीडिया में एक ग्लोरिफिकेशन होता है, कई बार जो है कुछ गवाहों को मिटाने के लिए और कई बार कुछ राजनीतिक कारणों से भी फेक काउंटर्स जो है स्टेज किए जा सकते हैं। लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि जब पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए निकलती है तो अपनी जान हथेली पर लेकर निकलती है। कोई भी अपराधी बहुत आसानी से गिरफ्तार नहीं हो जाता। सेल्फ
सेल्फ डिफेंस का अधिकार यदि पुलिस के पास नहीं होगा तो यहाँ पर समस्या है, क्योंकि पुलिस को इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो उसके लिए उनको अपनी जान की भी हिफाजत करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि वो आपकी या मेरी जान की हिफाजत करते हैं। लेकिन देखिए, डाटा बताता है, जो कि आरटीआई से पता चला, कि फेक एनकाउंटर्स हमें जो है देखने को मिलते हैं। ये बात सही है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर एक डाटा पेश किया गया था, जिसमें बताया गया था जनवरी 2017 से लेकर जनवरी 2022 के बीच में 655 एनकाउंटर डेथ जो है रिपोर्ट की गई थी। यानी कि 655 लोग ऐसे थे जिनको बिना किसी प्रॉपर अदालती कार्रवाई के जो है मृत्यु दंड एक तरीके से मिल गया था। अगर हम मैक्सिमम एनकाउंटर्स जो रिपोर्ट किए जाते हैं उसकी बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है, और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की बारी आती है। अगर हम 2021-22 की बात करें तो आप एक डाटा देख पा रहे हो, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा जो है आपको एनकाउंटर किलिंग्स के मामले दिखाई देते हैं। इसके बाद बारी आती है छत्तीसगढ़ की, और असम भी इसमें पीछे नहीं है। और अब जो है उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड हमें बढ़ता हुआ दिखता है। दरअसल अगर हम मार्च 2017 से बात करें तो करीब 11,000 एनकाउंटर्स जो है उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं, और दरअसल हाईएस्ट नंबर ऑफ फेक एनकाउंटर्स भी उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट किए गए हैं। करीब 45% का ये डाटा बनता है। यहाँ पर दरअसल ये भी देखा गया है कि दरअसल 122 क्रिमिनल्स जो हैं, अलिस्ड क्रिमिनल्स, वो दरअसल इन 6,000 एनकाउंटर में मारे गए थे मार्च 2017 से लेकर जून 2020 का डाटा ऐसा कहता है। यानी कि एनकाउंटर और फेक एनकाउंटर, सवाल तो उठता है, राइट है। अब बात करते हैं कि एक एनकाउंटर और फेक एनकाउंटर में दरअसल डिफरेंस क्या होता है। देखिए, टर्म तो डिफाइन कहीं पर की नहीं गई है, ना तो आपके आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड में, ना ही आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर एनकाउंटर को दरअसल एक ऑफेंस, एक अपराध के रूप में रजिस्टर नहीं किया जाता, और ये बताया गया है आपके इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी 96 सेक्शन से लेकर आईपीसी 106 तक। यहाँ पर ही वो जो सेल्फ डिफेंस वाली या फिर किसी अपराधी को गिरफ्तार करने वाली जो कंडीशंस है उनके बारे में बताया हुआ है। लेकिन इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक इशू है, और सेम चीज़ को लेकर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है जिसको भारत ने साइन नहीं किया, जिसको लेकर भारत की आलोचना भी होती है। दरअसल कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर ना सिर्फ आप किसी के जीवन जीने के अधिकार का हनन कर रहे हो, बल्कि ह्यूमन राइट जो बेसिकली एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा और भी सवाल यहाँ पर खड़े किए जाते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि मैं आपको आगे लेकर चलूं तो मैंने आपको अभी एक जानकारी दी कि आईपीसी का जो सेक्शन है, राइट, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे 96 से लेकर 106 तक इंडियन पिनल कोड का वो एनकाउंटर से रिलेटेड है। कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेशन पे हो सकता है आप कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना चाहें। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो बेसिकली टेक्स्ट बुक का पास है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस ड्रॉप हुए 18 अप्रैल लास्ट डेट है। 2024 में आपको पूरे साल का पास यहाँ पे मिल जाता है। 70,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब वापस से बात करते हैं अपने एनकाउंटर के लॉस को लेकर। तो हमने देखा देयर इज नो लॉ जिसमें इस टर्म को स्पेसिफाई किया गया हो या फिर क्लियरली जो है इसको लेकर कुछ हमारे पास रूल्स या रेगुलेशन हो। लेकिन अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए हैं। जैसे अगर आप देखोगे प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता केस 2011 में आया था, जहां पे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था पुलिस के द्वारा किए गए एनकाउंटर सीधे कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स हैं। उन्होंने कहा था ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस हैं अगर ये प्रूव हो जाते हैं एक पुलिसमैन के खिलाफ तो उनको जो है डेथ पेनल्टी यहाँ पर मिलनी चाहिए। काफी सख्त रुख जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपनाया गया था। इसके अलावा 2012 का फिर से मामला है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड केस। इसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो कि लीगल नहीं है और कहीं ना कहीं ये हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से फेलियर दिखाता है और उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के रूप में जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिफाइन किया गया था। अगेन और बहुत ही सख्त जो है यहाँ पे स्टांस जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था। इसके बाद देखिए पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिए,
राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि देयर इज अ वेरी फेयर लाइन इन बिटवीन द एनकाउंटर और द फेक एनकाउंटर, राइट। यहाँ पर आप आउटराइटली जो है पुलिस को गलत साबित नहीं कर सकते हैं, या फिर हर एक एनकाउंटर सही होता है ये भी नहीं बोल सकते हैं। तो देयर शुड बी अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द पुलिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में 16 गाइडलाइंस दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई एनकाउंटर होता है तो उसकी प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। उस इंक्वायरी में जो है या तो सीआईडी के द्वारा कराई जाएगी या किसी दूसरे जो है पुलिस बेसिकली थाने के द्वारा किया जाएगा, जो इन्वॉल्व थी उसके द्वारा नहीं। और ये दरअसल उन्होंने कहा कि सेक्शन 176 के तहत इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जैसे ही एनकाउंटर होता है तुरंत ह्यूमन राइट कमीशन जो नेशनल लेवल पर है और जो स्टेट लेवल पर है उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफिंग होगी, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। इसके अलावा पुलिस वालों पर एक एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए जो कि बिना किसी डिले के होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये बताया जो एविडेंसेस है उनको आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत ही जल्दी से मामले का जो है ट्रायल हो ये सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद देखिए बात आती है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, भारत का जो मानव अधिकार बेसिकली कमीशन है, उनके द्वारा भी कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दी गई थी। क्योंकि समय समय पर जब जब एनकाउंटर न्यूज में आया है तब तब ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से जो है इनकी आलोचना की गई है। यहाँ पे ये बताया गया है एनकाउंटर होने के बाद जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज होंगे उनको दरअसल एनकाउंटर की डेथ को एज सून एज पॉसिबल ये रजिस्टर भी करना होगा और साथ में एनएचआरसी को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्होंने ये बताया जो सुपर इंटेंडेंट है या फिर जो आपके सीनियर सुपर इंटेंडेंट है पुलिस के, उनको दरअसल क्या करना होगा 48 आवर्स के अंदर अंदर इस अक्यूरेंस के बारे में जो है जानकारी देनी होगी। साथ ही इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन सीआईडी के द्वारा हो, यह भी जो है एनएचआरसी की तरफ से यहां पर कहा गया। अब एक बात बताइए, दरअसल ये कैसे पता चले कि जो अपराधी था और जो मारा गया वो किसी अपराध में सचमुच में इन्वॉल्व था या फिर उसको फंसाया गया था? इसको जानने का एक ही रास्ता है कि कोर्ट पर मामला चले और कोर्ट जो है उसको या तो अभियुक्त करार दे या तो उसको बाइज्जत बरी कर दे। इसीलिए इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एनकाउंटर को कहा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप एक जो न्याय का प्रॉपर सिस्टम है उसका पालन करते हुए खुद से ही डिक्लेयर करके सजा दे देते हो। लेकिन जहां से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी मैं वापस वहीं पर लाके आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आत्मरक्षा में यदि इस तरह की कोई घटना हुई है तो क्या पुलिस को हर बार ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि वो सही थे या गलत थे? और जस्टिफिकेशन देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा न्याय तंत्र ये कहता है कि भले 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और वही पोयम मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगी, प्लीज़ इसके बारे में सोचिएगा कि यदि वो उनको लेने आए थे तो मैं चुप रहा था, जो वो उनको लेने आए मैं तब भी चुप रहा, और आज वो मुझे लेने आए हैं और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से एनकाउंटर किलिंग के केसेस इंडिया में पेंडिंग होते जा रहे हैं। 2016-17 की बात करें 169 केस रजिस्टर्ड हुए थे, 144 जो डिस्पोज ऑफ किए गए थे, 29 केस सिर्फ पेंडिंग थे। जबकि 21-22 में आप देखेंगे तो 139 केस रजिस्टर हुए हैं, सिर्फ 15 डिस्पोज ऑफ हुए हैं, 124 केस जो है पेंडिंग है। पेंडिंग केस बहुत ज़्यादा तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे, राज्यसभा की तरफ से ये एक डाटा मैंने यहाँ पर निकाला है। अब दरअसल बात करते हैं कि किस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उसका एक ग्रॉस वायलेशन है। आर्टिकल नंबर 21 जिसको लेकर आज हम इतनी ज़्यादा एक वाइड जो है एक्सप्लेनेशन लेकर चल रहे हैं कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार में हम निजता का अधिकार, गिरफ्तारी के तहत हथकड़ी ना लगाने का अधिकार, एक वकील मिलने का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, जहां हम इतने मुद्दों पर बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पर किसी की हत्या बिना ये जाने कि वो अपराधी था या नहीं था ये लाजमी है? क्या ये सही है? तो आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन यहाँ पे सीधे सीधे होता है। इसके अलावा आप देखोगे आर्टिकल नंबर जो 22 है वो फ्री एंड एक जो है बेसिकली ट्रायल और एक फ्री जो है इन्वेस्टिगेशन का अधिकार आपको देता है, राइट है, एक डिफेंस का अधिकार है आपको आर्टिकल नंबर 22 के तहत। ये इसके अलावा ये एक स्टैट्यूटरी राइट भी है आपके पास
जो सीआरपी का सेक्शन 303 है वो भी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बात यहाँ पर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोचना चाहिए कि फेक एनकाउंटर और एनकाउंटर, ये जो एक बारीक सी रेखा है, इसके बारे में जानने के लिए, इसको समझने के लिए किस तरह के प्रोसीजर्स डेवलप किए जा सकते हैं और क्या आज की मॉडर्न सोसाइटी में ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस के अधिकार को लेकर आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन की बात करते हैं कि देखिए, दरअसल एक ऑनगोइंग डिबेट जो है चल रही है कि क्या ये ज़रूरी है, इसकी लीगैलिटी क्या है। और यहाँ पर जो पुलिस का खुद को डिफेंड करने का एक राइट है, दूसरों को डेंजर से बचाने का जो एक राइट है ना, उसमें देखो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि एनकाउंटर स्टेज ना हो, सिर्फ जो है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ना किए गए हो। वो पर्सनल बेनिफिट्स पॉलिटिकल लेवल पर भी हो सकते हैं, वो पर्सनल लेवल पर भी हो सकते हैं, वो डिपार्टमेंटल लेवल पर भी हो सकते हैं। अब एक केस स्टडी मैं आपको देती हूँ, प्लीज़ इस केस स्टडी पर थोड़ा सा सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाई का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। केस स्टडी कुछ इस तरीके की है, एक रिमोट विलेज है जहां पर एक एनकाउंटर हुआ है, 3 लोग जो हैं पुलिस के द्वारा वहां पर मारे गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि वो जो 3 सस्पेक्ट थे वो एक टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे और बेसिकली नियर बाय जो एक सिटी है उसके ऊपर उनका अटैक करने का एक प्लान था। पुलिस ये भी क्लेम करती है कि हमने जो एनकाउंटर का कदम उठाया है ये फोर्सफुली उठाया है क्योंकि सेल्फ डिफेंस में ऐसा हमने किया, एक अटैक वो हमारे ऊपर कर रहे थे। जबकि जो उनके फैमिली मेंबर हैं सस्पेक्ट के और जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इनोसेंट विलेजर्स को अपना टारगेट बनाया है। एक जो है प्रोटेस्ट चल गया है, शहर तक खबर पहुंच चुकी है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी जो है डिमांड कर रहे हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होनी चाहिए। क्या सवाल यहाँ पर उठते हैं, सबसे पहले तो कौन से एथिकल कंसर्न्स हैं इस केस के अंदर, ये आप बताएं। इसके अलावा कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो पुलिस के द्वारा किए गए इस एनकाउंटर को गाइड करते हैं। साथ ही ये भी बताइए, टेररिज्म से फाइट करने का क्या एक टूल हो सकता है एनकाउंटर, और दरअसल इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फ्यूचर में। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं कि दरअसल एनकाउंटर्स ना हो और यदि हुए हैं तो फेयर एंड जस्ट मैनर में उनकी जस्टिफिकेशन भी हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं लेती हूँ आपसे विदा। एक बार अपनी क्लासेस की टाइमिंग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। रात को 8:30 बजे मेरी जो है बेसिकली एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियो होती है। सैटरडे को 12 बजे वीकली करंट अफेयर के प्रोग्राम पर हम चर्चा करते हैं। फ्राइडे को जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास आती है। इसके अलावा एक्सप्लेन सीरीज जैसे कि मैंने अभी आपके साथ साझा की है ये आती है। ऑलरेडी 3 से 4 एक्सप्लेन सीरीज के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे उनको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आपके कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आप इस PDF को जो है एक्सेस करना चाहते हैं तो ज्वाइन मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगी। बाकी ज़रूर सोचिएगा क्योंकि यदि हम सवाल पूछेंगे तो ही जवाब मिलेंगे और फ़र्क। और यदि आप अपनी UPSC 2024 और 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें जो है UPSC सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही रेपुटेटेड टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है और इसके अलावा एक पूरी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ की टीम है जो लगातार आपकी लाइव क्लासेस लेती है। अगर आप फीस देखेंगे तो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। फीस आपकी जो है 40,000 होती है, जिसमें आपके GS के कोर्सेज हैं, CSET की क्लासेज हैं, मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर है और सब्जेक्ट कोर्सेज हैं। 25% का डिस्काउंट आप पा सकते हैं यदि आप यूज करते हैं फैकल्टी कोड दैट इज PRACHIC। और यदि आप पास को जो है ऑफर के साथ अवेल करना चाहते हैं तो फैकल्टी कोड यूज कीजिएगा PRACHICPASS। पास के कोड में सिर्फ पास लग जाएगा, बाकी प्राची सी तो कॉमन ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खूब पढ़िए ताकि इस देश के काम हम सब आ सकें। और बाकी आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।